हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका। उम्मीद है आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। मेरी शुभकामनाएं भी आपके साथ हैं। तो आइए, समय बिना वेस्ट किए, फालतू की भूमिका ना बनाए, डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट पर आते हैं। समय आपका बहुत कीमती है, इसलिए मैंने ऐसा कहा। हंसी जरूर आ रही होगी। खैर, द डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट क्या है भाई? ये डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आपकी जनरल नॉलेज के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और लॉ के स्टूडेंट होने के नाते आपको जानकारी होनी चाहिए कि सामाजिक जो भी कानून है उसकी जानकारी हो। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे समाज में, भारतीय समाज में, दहेज की बीमारी बहुत ऊंची है और बहुत गहरी है। अब दहेज लेते ही हैं, फॉर्म अलग अलग है। कोई कोई एनी काइंड ले रहा है, कोई ड्यूज में ले रहा है, कोई कैश में ले रहा है, कोई ज्वेलरी में ले रहा है, कोई फोर व्हीलर के नाम पे ले रहा है। लोग कहते हैं कि जी कुछ दीजिएगा मत, बस बारातियों का स्वागत अच्छा कीजिएगा, और फोर व्हीलर तो आपकी बेटी ही घूमेगी, फ्रिज देंगे तो आपकी बेटी पानी पिएगी, और फ्लैट दे देंगे तो आपकी बेटी तो रहेगी। तो ये फॉर्म है। एंशियंट टाइम में, जब बहुत पहले आर्य समाज में, जब आर्यन युगीन समाज था, उस दौरान, उस दौरान विवाह के समय लोग अपनी बेटियों को दक्षिणा के रूप में कुछ सामान देते थे, उपहार देते थे। जैसे एक सामाजिक मान्यता है, सामाजिक एक आदत थी कि कोई व्यक्ति आ रहा है या जा रहा है तो उसके लिए कुछ चीजें देते थे। अब कुछ फैमिलीज ने अपने बच्चों को देना शुरू किया, अपनी बेटियों को देना शुरू किया। इसलिए थोड़ा और ज्यादा किया कि जब अपने घर में जाए तो क्या पता किस चीज का अभाव हो, तो ज्यादा देना शुरू किया। अब धीरे धीरे ज्यादा देते देते एक सामाजिक कुप्रथा बन गई। सुप्रथा से एक कुप्रथा बन गई। अब ये लेना देना अनिवार्य हो गया। अब ये सोशल स्टेटस से जुड़ गया। सामाजिक हैसियतें नापी जाने लगी कि किसको कितना मिला। लेकिन इस कारण जो असक्षम परिवार थे या जिनके पास इतनी आय नहीं थी, उनकी स्थिति खराब होने लगी, और दहेज के कारण कई अविवाहित रह गईं, और कई बच्चियां, नववधुएं जल के मर गईं। तो ऐसे केसेस आए समाज में। तो उस दौरान द डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट लाया गया, 1961 का है ये। इसमें देखें, पहले वॉलंटरी दिया जाता था, अब तो ऐसे केसेस आते गए। खैर, अभी देखें क्या है। जैसा कि आप जानते हैं कि डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट बनाने के पीछे हम कोई सा भी आंसर लिखें तो ये याद रखें कि हमें थोड़ा सा उसका थोड़ा सा बैक लिखना पड़ेगा, थोड़ा उसकी प्रस्तावना बनानी पड़ेगी, उसका थोड़ा प्रीफेस बनाना पड़ेगा, और साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट भी देना पड़ेगा। क्योंकि कोई भी एक्ट बगैर किसी कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट के नहीं बन सकता। उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है, कोई आर्टिकल उसके पीछे काम कर रहा होता है, उसका कोई आर्टिकल उसका सपोर्ट में होता है। जैसे डॉरी प्रोविजन एक्ट के सपोर्ट में क्या था? आर्टिकल 14, सॉरी, आर्टिकल 14 है। अब आर्टिकल 14 कैसे है जी? आर्टिकल 14 गारंटी देता है इक्वलिटी की बिफोर द लॉ। भैया, आर्टिकल 14 सबको गारंटी दे रहा है कि तुम कानून के सामने समान हो। मतलब तुम तो एक पक्ष को नीचे कैसे गिरा सकते हैं हम? भाई, वो क्या कानून के सामने समान नहीं है? जब मेल को सुरक्षा मिली है और फीमेल के साथ कुछ ऐसा असुरक्षित हो रही है जो उसने किया भी नहीं है, तो उसको भी सुरक्षा मिलनी चाहिए। तो इसलिए बनाया गया। आर्टिकल 15 कहता है कि मात्र जेंडर के आधार पर, मात्र सेक्स के आधार पर, मात्र लिंग भेद के आधार पर, मात्र लिंग के आधार पर जो डिस्क्रिमिनेशन को रोकता है। तो आर्टिकल 15 ये बात कहता है। आर्टिकल 21 कहता है कि डिग्निटी के साथ जीने का सबका अधिकार है, लाइफ और पर्सनल लिबर्टी का सबका अधिकार है, किसी भी वायलेंस से फ्री रहने का अधिकार है। तो भैया 21 तो 14 और 15 और 21 गारंटीज देता है कि स्त्रियों को, या स्पेसिफिकली हम स्त्रियों की बात कर रहे हैं, स्त्रियों को यानी आम जनों को राहत दें। कॉन्स्टिट्यूशन उनकी हेल्प देता है, कॉन्स्टिट्यूशन उनको एक सपोर्ट देता है। आर्टिकल 14 के तहत, समानता के तहत, क्योंकि दहेज देने से उस बेटी असमान हो गई तो वो देता है। आर्टिकल 15 कहता है
लिंग भेद नहीं होगा। आर्टिकल 21 कहता है गारंटी देता है कि डिग्निटी के साथ जिया जाए, भेदभाव ना होने दिया जाए और अवसर मिले। तो इस आधार पर डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट बनाया गया। ये इसका बेस था। तो सवाल हमसे ये पूछा जा सकता है मेंस में, हर जो भी मेंस में माइनर एक्ट्स हैं उनमें क्या क्या सवाल पूछे जा सकते हैं, वो मैंने आपको बार बार मैं बताता रहता हूं। पहला, ऑब्जेक्ट क्या है, किसी भी एक्ट का ऑब्जेक्ट क्या है। दूसरा, डेफिनेशन वाले पार्ट में। तीसरा, सजा वाले पार्ट में। बस इतना ही है। और आंसर लिखने की टेक्निक भी हमें इन्हीं 4 पॉइंट जो एरिया हैं, स्फेयर हैं, इन्हीं से हमने सवाल भी ड्रॉ करने हैं और आंसर भी लिखने हैं। सबसे पहले प्रस्तावना, फिर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट, फिर सेक्शन, फिर डेफिनेशन वाले, फिर पनिशमेंट वाले, फिर कोई केस लॉस। हमें हर आंसर ऐसे लिखना है। देखते हैं जरा। अब देखते हैं ऑब्जेक्ट क्या है इस एक्ट का। इस एक्ट का ऑब्जेक्ट है एन एक्ट टू प्रोहिबिट द गिविंग और टेकिंग ऑफ डॉरी। दहेज लेना देना रोकना इसका उद्देश्य है। ये मैंने नहीं बनाया उद्देश्य, मैं बेयर एक्ट से लेता हूं। कोशिश ये रहे कि बेयर एक्ट की लाइन जो इजी हो, जो पढ़ने में आसान हो, लिखने में आसान हो, वो जरूर लें। तो उसके ऊपर ही लिखा हुआ है ये एक्ट डॉरी को लेना और देना दोनों को रोकता है, प्रोहिबिट करता है। सिर्फ देना देना नहीं, सिर्फ लेना लेना नहीं, लेना और देना दोनों, यानी दोनों को सजा मिलेगी। अब देखते हैं सेक्शन, डेफिनेशन वाले सेक्शन। डॉरी किसको कहते हैं भाई? गिवन और एग्री टू बी गिवन, दिया जाए या देने के लिए एग्रीमेंट किया जाए, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। शादी से पहले भी, शादी के बाद भी, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, जो मैंने बताया कैश में ले लो या किसी सामान के रूप में किसी और फॉर्म में, डायरेक्टली इनडायरेक्टली दिया जाए, शादी से पहले शादी के बाद दिया जाए, और या देने की सहमति की जाए, मांगा जाए, किसी संपत्ति के रूप में, किसी भी प्रॉपर्टी के रूप में, किसी वैल्यूएबल सिक्योरिटी के रूप में। वैल्यूएबल सिक्योरिटी क्या होती है भाई? ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट जो कि राइट्स को बनाता है, ट्रांसफर करता है, एक्सटेंड करता है, एक्सटिंग्विश करता है, रिलीज करता है। यानी जीपीए दे दिया, सेल दे दिया, सेल कर दिया, यानी विल लिख दी या कुछ इस प्रकार का लिख दिया, तो उसे कहते हैं वैल्यूएबल सिक्योरिटी। हुंडी बना दी या ड्राफ्ट दे दिया, वो भी वैल्यूएबल ही है, सिक्योरिटी है। तो ये किसी भी प्रॉपर्टी को, वैल्यूएबल सिक्योरिटी को डॉरी कहा जाता है। शादी के पहले, शादी के बाद, किसी भी वक्त डायरेक्टली मांगा, इनडायरेक्टली मांगा, दिया या देने की सहमति की, उसे डॉरी कहा जाता है। समझ में आ गया होगा, ये डॉरी की डेफिनेशन है। लेकिन इसमें मेहर शामिल नहीं है भाई, मेहर इसलिए शामिल नहीं है, मुस्लिम पर्सनल लॉ है इसलिए शामिल नहीं है। पर अब शायद जरूरत पड़े, क्योंकि मोमडन्स में भी एक कुरीति आ गई है। अब अगर आप मुस्लिम समाज में जाएं तो उनमें भी दहेज की कुप्रथा चल पड़ी है। वो भी आज से नहीं, काफी टाइम पहले से, लेकिन इसको अभी लॉ ने रिकॉग्नाइज नहीं किया। पर लॉ को रिकॉग्नाइज करने की जरूरत है, क्योंकि डॉरी एक्ट जैसा कि जो मेंटेनेंस का था 125 सीआरपीसी, जब सुप्रीम कोर्ट ने किया कि ये किसी सेकुलर अनसेकुलर की बात नहीं है, विमेन की बात है, तो शायद ऐसा मुझे लगता है कि 2-4 साल में डॉरी एक्ट भी विमेन के परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए ये मुस्लिम पर भी लागू हो जाए। उम्मीद है हो भी सकती है। खैर, ये हमारा सवाल नहीं है, टिप्पणी भी नहीं है। इसमें डॉवर शामिल नहीं है, मेहर शामिल नहीं है, और प्रेजेंट्स गिवन विदाउट एनी डिमांड विच लिस्ट मेंटेन इन अकॉर्डिंग विद द रूल्स। डॉर डॉरी में शामिल है प्रॉपर्टी और वैल्यूएबल सिक्योरिटी, पर इसमें डॉवर शामिल नहीं है, मेहर शामिल नहीं है, और जो गिफ्ट जो दिए जाते हैं वो शामिल नहीं है, बशर्ते उनकी लिस्ट बनाई जाए। कहां? इस एक्ट में दिया हुआ है, लिस्ट का ऑप्शन दिया हुआ है। तो लिस्ट, अगर जो गिफ्ट की जो भी प्रेजेंट्स हैं शादी के दौरान जो दिए गए या बाद में दिए गए, उन या शादी की प्रोसेस के दौरान पहले, तो उनकी लिस्ट बनाई जा सकती है। वो डॉरी में शामिल नहीं होंगे। अब देखिए डॉरी की कितनी बड़ी डेफिनेशन है, आगे देखें। अब देखें, पेनल्टी फॉर गिविंग और टेकिंग। भाई वर पक्ष और वधु पक्ष, वर पक्ष, वधु पक्ष ने दिया, वर पक्ष ने लिया, तो 7 साल से नीचे की सजा नहीं है, और 15,000 रुपए से नीचे का जुर्माना भी नहीं है, या जो डॉरी है उसके लायक
जैसे किसी ने लाख रुपए की डॉरी दी है तो वो फाइन लाख रुपए तक का होगा, ये भी ध्यान में रख लेना, उसकी वैल्यू के बराबर। यानी अब लेना तो अपराध था, तो देना क्यों अपराध हुआ? देना इसलिए अपराध हुआ क्योंकि कहीं ना कहीं ये दोनों पक्ष को बाध्य बनाया जाना जरूरी था, ताकि ये बीमारी मूल रूप से समूल नष्ट हो जाए। क्योंकि कई बार वधु पक्ष है वो इसलिए देता है ताकि अपनी हैसियत को दिखा सके, तो इसलिए वो लेना देना दोनों अपराध किया गया, ताकि स्ट्रिक्ट मेजर लगाया जाए। कोई ये ना कह दे मुझसे मांगा, भाई तुमसे मांगा तो तुमने दिया क्यों, जब तुम्हारी भी सजा इसमें निश्चित की गई है। यानी 7 साल से नीचे की सजा नहीं है, और 15,000 रुपए या जो दहेज दिया गया था उसकी कीमत, इतने तक फाइन हो सकता है। पेनल्टी फॉर, अब देखिए, अब स्पेसिफिक पेनल्टी बना दी डिमांडिंग, यानी वर पक्ष के लिए। ठीक है, ये लेना देना एक सामान्य रूल बनाया गया, ये वर पक्ष के लिए स्पेशल बना, स्पेशल सेक्शन बना दिया है। 3 और 4 में यही डिफरेंस है, ये नॉर्मल है। ये पेनल्टी फॉर डिमांडिंग डॉरी, इसमें मांगने पर 6 महीने से लेकर 2 साल तक की सजा और फाइन 10,000 का। इसमें कम क्यों है भाई? डिमांडिंग की गई थी, दी नहीं गई, इसमें डिमांड की, मांगी गई, इसलिए इसकी सजा 6 महीने से लेकर 2 साल तक है और 10,000 का है। इसमें तो दे दी गई, इसमें डिमांड इसमें दे दी गई, ऊपर वाले में दे दी गई, इसलिए 3-4 ध्यान में रखना है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। सेक्शन 4A कहता है बैन ऑन एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट पर बैन हो। एडवर्टाइजमेंट में कैसे भाई, कैसे बैन हो और कैसा एडवर्टाइजमेंट? भाई एडवर्टाइजमेंट ये किसी भी मीडिया द्वारा ये कहा जाए कि कोई भाई मेरी बेटी से शादी अगर जो करे तो मैं उसको घर दूंगा, मकान दूंगा, या मैं या अखबारों में अभी वैसे लिखा हुआ आता है, अगर जो मैट्रिमोनियल सेक्शन में जाएं कि उसने लिखा हुआ हम अपनी बेटी को सब सामान देने में सक्षम है, मतलब या हमारे मरने के बाद उसी की ही संपत्ति होगी, ऐसा लिखना बैन है, लेकिन लोग लिख रहे हैं। बैन ऑन एडवर्टाइजमेंट, कोई मनी, शेयर, विल, ये सब लिखना, इस तरीके का प्रचार मना है 4A में। 5 कहता है ऐसा एग्रीमेंट भी, ऐसा एग्रीमेंट 3 या 4 के तहत ऐसा एग्रीमेंट भी बनाना कि डॉरी दी जाएगी, वॉइड होगा, इस एग्रीमेंट को इन्फोर्स नहीं किया जा सकता। ये एग्रीमेंट बनाना अपने आप में वॉइड है, यानी इस एग्रीमेंट की कोई लीगल वैलिडिटी नहीं है। 7वां की कोई ऐसी जरूरत नहीं है, लेकिन हम लिख रहे हैं JMFC कोर्ट, यानी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की जो कोर्ट है, इसको अपने संज्ञान में लेगी और इसमें सजा देगी। कब? अपनी नॉलेज में आए, या पुलिस रिपोर्ट में आए ऐसी, या कंप्लेंट करे एग्रीव्ड पर्सन करे, या पेरेंट्स करें, रिलेटिव करें, या रिकॉग्नाइज वेलफेयर इंस्टीट्यूशंस करें, या ऑर्गेनाइजेशन करें। भाई कौन सी NGO वगैरह जो हैं आजकल, तो JMFC कोर्ट कॉग्नाइजेंस ले सकती है, सजा भी दे सकती है, अपनी नॉलेज पे 1, पुलिस रिपोर्ट पे 2, तीसरी कंप्लेंट बाय एनी पर्सन, एग्रीव्ड बाय ऑफेंस, माता पिता, परिवार, भाई बहन, कोई भी, ठीक है जी, और कोई वेलफेयर इंस्टीट्यूशन भी, कोई रिलेटिव भी कर सकता है, वेलफेयर इंस्टीट्यूशंस भी कर सकते हैं, कोर्ट खुद भी कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेंस ले सकती है। मान लो कोर्ट ने अखबार में पढ़ा, या कोर्ट की नॉलेज में ऐसा है, यहाँ ऐसे दहेज से संबंधित बात है, तो कोर्ट खुद भी संज्ञान ले सकती है, पुलिस रिपोर्ट पर भी ले सकती है, या किसी की कंप्लेंट पे भी ले सकती है, किसी भी रिश्तेदार की कंप्लेंट पे, या किसी NGO की या ऑर्गेनाइजेशन की कंप्लेंट पर भी। अब देखें, और सेक्शन 8 कहता है बर्डन ऑफ प्रूफ इन सर्टेन केसेस, यानी जो पर्सन ने टेकिंग की मांगा या बेटिंग किया, या मांगने के लिए किसी को प्रेरित किया, तो बर्डन ऑफ प्रूफ उसी के ऊपर है कि भैया मैंने नहीं मांगा। यानी BOP ये उल्टा है, तो याद रखें जब इसका आंसर लिखेंगे तो BOP को जरूर लिखना, इसमें BOP उल्टा है, बर्डन ऑफ प्रूफ उल्टा है, एक्यूज पर ही है। ऐसे थोड़े मामले होते हैं जिनमें एक्यूज पर होती है, तो ध्यान रखें ये, ठीक है। सेक्शन 3, 4, 4A, 5, 7, 8, 8 को जरूर लिखना। अब देखें सेक्शन 8 भी कहता है डॉरी प्रोहिबिशन ऑफिसर्स। डॉरी प्रोहिबिशन ऑफिसर्स कौन होता है? स्टेट गवर्नमेंट डॉरी प्रोहिबिशन ऑफिसर्स को अपॉइंटमेंट करती है। आपने देखा होगा जो भी महिलाएं कोर्ट होंगी, DV एक्ट की कोर्ट होगी, उसमें प्रोटेक्शन ऑफिसर बैठे होंगे, डॉरी प्रोहिबिशन ऑफिसर बैठे होंगे। आप देखें उसका क्या काम होगा, जो वहां पे डॉरी प्रोहिबिशन ऑफिसर बैठा होगा,
उसका काम ये देखना होगा कि एक्ट का पालन हो रहा है नहीं हो रहा है। उसका काम होगा देखना कि डॉरी मांगी ना जाए, मतलब मांग रहे हैं तो उसको वो दूर करे, प्रिवेंट करे, एविडेंस को कलेक्ट करे ऐसे मैटर्स में, और एडिशनल फंक्शन जो कोर्ट ने कहा है वो सब बनाए, परफॉर्म करे। और गवर्नमेंट चाहे तो एडवाइजरी बोर्ड भी बना सकती है इससे संबंधित, यानी डीवी एक्ट के तहत गवर्नमेंट को डॉरी प्रोविजन ऑफिसर अपॉइंट करना जरूरी है। गवर्नमेंट एडवाइजरी बोर्ड भी बना सकती है, और इस तरीके से गवर्नमेंट चाहे तो पुलिस ऑफिसर को भी डॉरी प्रोविजन ऑफिसर बना सकती है। ये गवर्नमेंट की पावर है 8B में। अच्छा, अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा। अब सवाल सिर्फ मेंस का आंसर सिर्फ इतने से नहीं चलेगा, मेंस का आंसर इसमें भी है कि प्रोविजन ऑफ डॉरी डेथ अंडर बीएनएस और बीएसए में क्या क्या है, ये भी आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि कोई आंसर एक्ट अगर जो दूसरे एक्ट के साथ कोरिलेट किया जा रहा है तो बहुत अच्छा आंसर माना जाता है। तो देखिए सेक्शन 80 कहता है, सेक्शन 80 डॉरी डेथ की बात करता है, जो पहले 304 आईपीसी में था, कि अगर जो किसी महिला की जलने से, बॉडली इंजरी से और एबनॉर्मल सर्कमस्टांसिस से डेथ हुई है विवाह के 7 साल के भीतर, और डेथ से पहले उसके साथ अत्याचार किया गया है, उसके साथ उसके हस्बैंड या उसके किसी रिलेटिव द्वारा दहेज मांगने से संबंधित, तो ऐसी डेथ को डॉरी डेथ कहेंगे। यानी सेक्शन 80 ऑफ बीएनएस में डॉरी डेथ को डिफाइन किया गया है, जो पहले 304 आईपीसी में था, कि एबनॉर्मल सर्कमस्टांसेस में किसी वैवाहित महिला की मृत्यु हुई है, या जलने से मृत्यु हुई है, या बॉडली इंजरी से उसकी डेथ हुई है, ऐसी सर्कमस्टांसेस जो एबनॉर्मल सी दिख रही हैं, भाई क्यों अचानक वो जल मरी, कैसे अचानक चोट लग गई और उसकी लाश को अचानक ही जला दिया गया, तो एबनॉर्मल सर्कमस्टांसेस है। और ये तय हो जाता है कि दहेज से संबंधित ही बात के कारण हुई है विवाह के 7 साल के अंदर। हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है 7 साल नहीं, एनी टाइम, तो ऐसी डेथ को डॉरी डेथ मानी जाएगी, और यह माना जाएगा कि हस्बैंड या उसके रिलेटिव ने ऐसी डेथ की है। ये ध्यान में रख लेना, ये डॉरी डेथ की डेफिनेशन है ये। और जो ये डॉरी डेथ हुई है उसको क्या मिलेगा, 7 साल से नीचे की सजा नहीं मिलेगी, जो कि उसकी उम्र कैद तक हो सकती है। 7 साल से पहले और 7 साल से नीचे की सजा, 7 साल से नीचे नहीं मिलेगी, उम्र कैद की सजा होगी। सेक्शन 80 में डॉरी डेथ की आपको समझ में आ गया होगा डेफिनेशन क्या है। और पहले जो 498A में था, यानी जो भी उसके साथ अपराध किया गया या जो भी उसके साथ अन्याय किया गया, ऐसी अन्याय किया गया, ऐसा अत्याचार किया गया, ऐसी क्रुएल्टी की गई कि whoever being the husband or relative of the husband or of a woman to cruelty such punish with the, जो दहेज से संबंधित या किसी भी चीज से संबंधित जो उन्होंने अत्याचार किया, उसकी डेफिनेशन सेक्शन 85 में है। ये 498 सभी के लिए, ना सिर्फ दहेज बल्कि सभी अत्याचारों के लिए। घरेलू अत्याचार, डोमेस्टिक वायलेंस किया गया है, जिसमें 498 में आता है, अब 85 में आता है। तो 80 डेफिनेशन देता है डॉरी डेथ की डेफिनेशन क्या है, 85 कहता है क्रुएल्टी क्या है, कैसे हुई, तो ये माना जाएगा भाई उसमें भी सजा मिलेगी। और बीएसए के प्रिजम्पशन एज टू डॉरी डेथ, सेक्शन 118 कहता है कि वेदर डॉरी डेथ हुई है और ये दिखाया जाता है कि उसको हरासमेंट किया गया, क्रुएल्टी की गई दहेज से संबंधित, तो कोर्ट शैल प्रिज्यूम यानी मानेगी, कोर्ट शैल प्रिज्यूम, कोर्ट को मानना पड़ेगा, यानी कोर्ट पे बाउंडेशन देगी गई, मे प्रिज्यूम नहीं है, शैल प्रिज्यूम, कोर्ट को मानना पड़ेगा कि ऐसी डेथ की वजह डॉरी थी और ये डॉरी डेथ मानी जाएगी। यानी डॉरी डेथ की डेफिनेशन और अत्याचार की डेफिनेशन यानी कि क्रुएल्टी की, और बीएसए के साक्ष्य में शैल प्रिज्यूम बना दिया कि ऐसी डेथ को डॉरी डेथ मानी जाएगी, और जब डॉरी डेथ मानी जाएगी तो डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट आ जाएगा इन लाइट में। तो हमने जाना डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट क्या है, हमने जाना इसके
एंशियंट टाइम में क्या था और अब क्या हुआ, हमने जाना इसका ऑब्जेक्ट क्या है, सेक्शन 2 क्या कहता है, डॉरी की डेफिनेशन क्या है, पेनल्टी क्या है लेने और देने की दहेज, और दहेज मांगने की पेनल्टी क्या है 3 और 4 में, बैन भी है एडवर्टाइजमेंट में, एग्रीमेंट फॉर गिविंग और टेकिंग डॉरी का ऐसा एग्रीमेंट वॉइड है, जेएमएफसी कोर्ट ऐसा करेगी, बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर है ये हमने जाना डॉरी प्रोविजन ऑफिसर्स कौन होता है, हमने जाना कि बीएनएस और बीएसए में इसके क्या प्रोविजंस हैं। तो अब ये एक्ट विस्तृत रूप से मैंने समझाया है, आपको मैं फिर बार बार कहूंगा कि जो भी माइनर एक्ट्स हैं उन माइनर एक्ट्स में या तो डेफिनेशन के हिस्से को पूछा जाएगा, या इस एक्ट का ऑब्जेक्ट क्या है, उद्देश्य क्या है, या इसकी डेफिनेशन में से कुछ चीजें उठाई जाएंगी, या मिसलेनियस सेक्शंस में कुछ जो इंपॉर्टेंट है बहुत उसको पूछ लिया जाएगा। तो और अगर कोई एक्ट दूसरे एक्ट के साथ कोरिलेशन होता है तो वो भी पूछ लिया जा सकता है। तो मेंस के आंसर में ये चीजें इंक्लूड आप करें। मैं इसकी पीडीएफ भेज दूंगा आपको, आप मुझे व्हाट्सएप भेज दीजिएगा, मैं आपको भेज दूंगा उसी में। तो इसकी पीडीएफ, और मेरे हिसाब से इसमें सभी आंसर इंक्लूड हो जाएंगे, तो सिर्फ मेरे बनाए हुए पीडीएफ को पढ़ें, चाहे तो आप और भी पढ़ें अगर जो आपको समय वेस्ट करना हो तो, अदरवाइज ये पीडीएफ सफिशिएंट है, एक आध प्रश्न भी नहीं बचेंगे इसमें से, सबके आंसर आप लिखने में सक्षम हो जाएंगे, ऐसे ऐसे मेरी आशा है। शुक्रिया।